नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो चुना है राजस्थान के इतिहास से संबंधित। और इतिहास से संबंधित जो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है इतिहास के स्रोतों से संबंधित होता है। और आज ऐतिहासिक स्रोतों में हमने जो टॉपिक चुना है वो पुरालेखीय सामग्री है। इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की पुरालेखीय सामग्री की हम चर्चा करने वाले। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको सुनने में भी कि कौन कौन से शब्द है। पुरालेखीय सामग्री में आप समझ सकते हो कि ऐसी सामग्री जो आपको लिखित में मिलती है, जैसे सिक्के है, शिलालेख है, या कोई पूरा किताब है, या कोई पत्र है पुराना, तो वो पुरालेखीय सामग्री में आते हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे ऐसी पुरालेखीय सामग्री जो प्राचीन समय में राजा है, राजाओं के जो पत्र होते थे, राजा कुछ लिखते थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और किन किन नामों से उनको जाना जाता था। डिटेल से हम समझेंगे और सिंपल वैसे समझेंगे कि ये शब्द है वो क्यों आया। ध्यान से देखना, एक एक सामग्री आपके समझ में आएगी। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि बहुत सारे राजा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पत्र व्यवहार करते थे। अब उस पत्र का नाम अलग होता था उस समय। मध्यकाल की बात करो चाहे प्राचीन इतिहास की बात, ज्यादातर मध्यकाल के इतिहास की जानकारी इसमें मिलती है। राजा कौन से काम करते थे, राजा के साथ दूसरे राजाओं के साथ कैसे संबंध थे, मुगल शासकों के साथ राजाओं के कैसे संबंध थे, राजस्थान में दिन में क्या करते थे राजा, दिन के खर्चे कितने थे, युद्ध में खर्चे कितने, इस प्रकार की जो सारी जानकारी है वो इनके पत्रों से मिलती है। देखना, एक शुरुआत में आप देखना, एक मैं पत्र की बात करता हूं। जैसे एक शब्द आता है खरीता, शब्द आता है खरीता। अब ये आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि खरीता का संबंध किससे है, तो आप सबको पता है कि पुरालेखीय सामग्री है। लेकिन अब खरीता शब्द जो है उसमें कौन सी जानकारी मिलती थी, क्या होता था, अब उसको डिटेल से समझते हैं। देखो, इसका शब्द की मैं बात करूं, खरीता जो शब्द आया था, वो खरीता शब्द का मतलब होता है थैला, बैग, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं बैग। तो खरीता का मतलब भी होता है थैला कह दो या लिफाफा कह दो, जिसके अंदर हम कागज डालते हैं, उसका मतलब होता है खरीता। और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में मैं बात करूं तो इसके थैले में राजाओं के जो पत्र या शाही आदेश भेजे जाते हैं, जैसे लिफाफे में डाल के भेजते हैं ना, हम लेटर भेजते हैं किसी को, तो उस लेटरों को खरीता कहा जाता था। और खरीता या खलीता का नाम भी, दो नाम है इसके, खरीता लिखा हुआ मिल जाए तो भी वही बात है, या खलीता मिल जाए वही बात है। इस शब्द में मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण है, जहां शासकों के बीच में पत्र व्यवहार होता था। अब आपको याद कैसे रखना है भाई, मैंने कहा खरीता, खरीता का अर्थ ही होता है बैग या लिफाफा। अब जैसे लेटर भेजते थे, आज से, अब तो लेटर का थोड़ा प्रचलन कम हो गया, लेकिन आज से 10 साल पहले की बात करें तो जहां पत्र व्यवहार ज्यादा होता था, मोबाइल से पहले की बात करें, तो लेटर भेजने के समय एक लिफाफा होता था और लिफाफे के अंदर लेटर पोस्ट करते थे। सेम वैसा का वैसा होता था खरीता। और इस खरीता में होता था क्या कि जो राजा शासक होते थे, एक शासक दूसरे शासक के बीच में जो पत्र व्यवहार होता था, उस पत्र व्यवहार को बोलते थे खरीता। क्लियर है भाई साहब। दूसरा देखो शब्द, बड़े इंटरेस्टिंग शब्द है। दूसरा आया अखबारात, दूसरा शब्द है अखबारात। इसे शब्द अखबार आपने पढ़ा होगा, अखबार जो निकलता है जिसमें हम न्यूज पढ़ते हैं, सुबह सुबह की न्यूज पढ़ते हैं, बहुत सारे अखबारों को शब्द में आता है अखबारात कहते हैं। बहुत सारे जो अखबार होते हैं, अखबारों का बहुवचन जो होता है उसका शब्द का अर्थ होता है अखबारात। इसमें क्या होता था, मैंने कहा कि अखबार में क्या होता है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो एक दिन में जो खबरें होती है उसको अखबार में छपकर हम सुबह पढ़ते हैं। वैसे ही प्राचीन मध्यकाल में क्या होता था कि राज्य और दरबार की जितनी भी दैनिक कार्यवाही होती थी, राजा ने पूरे दिन में जो बैठक की उसमें जितनी भी कार्यवाही होती थी, आज उसको पनिश किया, आज उसको बुलाया गया, आज उसके साथ बात की गई, आज उस राजा से संधि की बात हुई, तो जो दैनिक कार्यवाही होती थी उसको क्या कहा जाता था प्राचीन समय में, अखबारात। क्लियर है, अखबार से अखबारात बड़ा। दूसरा शब्द आया। तीसरा देखना आप, वकील रिपोर्ट। वकील रिपोर्ट का मतलब होता है ना कि प्रत्येक जो राजा बादशाह होता है, मुगलों से, या आप यूं कह सकते हो सल्तनत काल की बात कर लो, दिल्ली के शासकों के साथ, राजस्थान के शासकों के साथ संबंधित थे। और जैसे अंग्रेज अपने अधिकारी है रियासतों में भेजते थे, वैसे ही मुगल दरबार में भी क्या होता था, एक व्यक्ति की नियुक्ति होती थी राजस्थान के राजाओं के दरबार में, उसको बोलते थे वकील। अब वकील रिपोर्ट क्या होती थी कि प्रत्येक राजाओं से बादशाही दरबार में वकील नियुक्त होते थे। कह क्या रहा है कि बादशाह जो होता था दिल्ली का, वो अपना एक व्यक्ति जो है वो राजस्थान के राजाओं के पास अपना एजेंट भेजता था। जैसे राज्यपाल होता है, राजस्थान में राज्यपाल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वैसे ही यहां भी होता था एक वकील।
ठीक है, एडवोकेट नहीं है, वकील शब्द काम है। वह अपने शासकों के हितों की रक्षा और सूचना भेजता। उसका काम यह था कि दरबार में दूसरे के में बैठता था, लेकिन उसकी रिपोर्ट भेजता था दिल्ली। तो वो उस बादशाह की रक्षा के लिए, बादशाह से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, वो भेजता था वकील। और उसी जो रिपोर्ट भेजता था उसी को बोलते थे वकील रिपोर्ट। और इसके द्वारा जो लिखी गई रिपोर्ट थी उसको वकील रिपोर्ट बोलते थे। और इसी वकील रिपोर्ट से राजस्थान के जो राजा हुए अलग अलग समय में, उन अलग अलग राजाओं के दरबार में कौन कौन से षड्यंत्र चल रहे हैं, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, बादशाह के साथ उसके कैसे संबंध है, इसकी जानकारी यदि इतिहास में हमारे को पता करनी है तो वो वकील रिपोर्ट से पता होती थी। वकील की रिपोर्ट अलग अलग समय में जाती थी, उसको अब पढ़े तो हमें पता चलता है कि यार कोटा के शासक का दिल्ली शासक के साथ में कैसे संबंध थे, बादशाह के साथ कैसे संबंध थे, जयपुर के शासक के बादशाह के साथ कैसे संबंध थे। तो इसकी जानकारी मिलती है हमें वकील रिपोर्ट से। वकील का मतलब राज्यपाल मान लो आप, उस समय का पॉलिटिकल एजेंट मान लो, जैसे अंग्रेजों के समय होता था वैसे। एक और शब्द आया है रंज ओ या अहकाम। देखो छोटे छोटे शब्द है और आजकल परीक्षाओं का पैटर्न बदल गया है। रंज या अहकाम क्या होता था? देखो बादशाह द्वारा अपने सचिव को लिखवाई गई कुछ टिप्पणियां विशेष कहलाते हैं, जिनके आधार पर सचिव पूरा पत्र लिखता था। कहने का मतलब यह है कि जब बादशाह जो होता था वो अपने सचिव जो पत्र लिखता था उसमें राजा कह देता था कि इसके बारे में लिखना है, उस राजा को पत्र भेज रहे हो आप, इसके बारे में आप ये टिप्पणी करना आप। तो वो जो टिप्पणी होती थी वो रंज या अहकाम कहलाती थी। मतलब आदेश बादशाह का ही होता था, लेकिन सचिव राजा की बादशाह की टिप्पणी के साथ में जो पत्र राजाओं को भेजते थे उसको बोलते थे रंज। नेक्स्ट देखना आप, एक नाम आया है बड़ा शानदार सा प्यारा सा नाम आया, हुस्बुल हुक्म। क्या शब्द आया? हुस्बुल हुक्म। देखो शब्द बड़े फारसी के उर्दू के शब्द आते थे उस समय, इतिहास में शब्द जो काम में लिए जाते थे वो उर्दू के आते। हुस्बुल हुक्म का मतलब क्या होता है? आदेश के अनुसार। शब्द का अर्थ समझना, हुस्बुल हुक्म का मतलब होता था उस आदेश के अनुसार, या इसका ये मतलब होता है हुक्म के अनुसार। हुस्बुल हुक्म, हुक्म के अनुसार, इसका अर्थ होता कि बादशाह की आज्ञा से, बादशाही आज्ञा की सूचना देने के लिए मंत्री अपनी ओर से लिखता था। समझना इस बात को कि बादशाह आदेश देता था, वजीर उस आदेश को लेटर प्रेषित करता था कि ये भाई साहब उस राजा के लिए ये आदेश है। आदेश कौन दे रहा है? बादशाह। और बादशाह की तरफ से वो आदेश लिख रहा कौन है? वजीर। वजीर का आदेश नहीं है वो बादशाह का आदेश है। इसलिए उस पत्र को क्या बोला जाता था? हुस्बुल हुक्म। मतलब कि उस बादशाह के आदेश के अनुसार वजीर ये लिखता था कि मैं आपको ये आदेश देता हूं। किसके आदेश से? बादशाह के आदेश से। तो उसको बोलते थे हुस्बुल हुक्म। क्लियर है साहब? नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट जो शब्द आता है सनद। बहुत बार सवाल आया हुआ है, सनद किसे कहा जाता है? अब जैसे यदि आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपसे सीधा सा सवाल पूछे, अभी तो आपको पता चल रहा है कि यार सारे पत्रों के नाम है, लेकिन आपके एग्जाम में बैठे हो आप और पूछ लिया सनद क्या है? एक रेगिस्तान का प्रकार, एक पत्र का प्रकार, एक आभूषण है या एक वाद्य यंत्र है। तो वहां तो लगता है यार सनकी हो गए हम तो सनद का अर्थ है यह किसी विशेष कार्य या स्थिति के लिए मान्यता देने वाला दस्तावेज को दर्शाता है। पत्र नियुक्ति अथवा अधिकारी हेतु प्रदान किया। सनद का मतलब यह होता है कि जैसे भाई साहब नियुक्ति पत्र कह सकते हो आप। सनद का मतलब कि भाई जैसे किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है तो उस अधिकारी की नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति पत्र होता था उसको क्या बोलते थे? सनद। कि जैसे मुझे वकील बना दिया, तो मुझे वकील बनाया तो मेरी नियुक्ति हुई, और मैं उस नियुक्ति के लिए मेरे पास कोई लेटर तो चाहिए बादशाह का कि मुझे वकील बना के भेजे वहां। तो मेरे पास जो लेटर होगा उसको क्या बोलते थे? सनद। या मुझे कोई अधिकार दे दिया राजा ने, शासक ने अधिकार मुझे दे दिया कि भाई साहब आप तो 20 गांवों की आप है, राजस्व वसूली करो, इसका अधिकार आपके पास है। तो मुझे एक लेटर मिलता था जिसमें मेरे अधिकार का वर्णन होता था कि भाई साहब आपका पास ये अधिकार है कि आप 20 गांवों के हैं और राजस्व आप इकट्ठा करोगे। तो उस लेटर को क्या बोलते थे? सनद। क्लियर है जी? नेक्स्ट आप देखना, एक है दस्तक। देखो ये दस्तक शब्द आपने सुना है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। दस्तक प्रथा चलती थी, आपने आधुनिक भारत के इतिहास को भी आप पढ़ोगे तो वहां भी एक दस्तक प्रथा। आप बंगाल में जब अंग्रेज आए थे तो उसका बड़ा विवाद हुआ था, दस्तक होता क्या है? तो इस दस्तक का मतलब होता था एक एज ए
परमिट बनता था, ये परमिट कह सकते हो, दस्तक का मतलब होता था परमिट। अब परमिट क्या होता था कि जैसे कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, अंग्रेजों को इसकी आवश्यकता थी दस्तक की। बंगाल का पहले के युद्धों को आप प्लासी और बक्सर के युद्धों को आप पढ़ोगे तो यह शब्द आएगा दस्तक। इसका अर्थ यह होता था कि इसी लेटर के आधार, इसी परमिट के आधार पर ही सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जा सकता था। दरबार अथवा शिविर में प्रवेश के लिए भी दस्तक एक प्रकार का आधुनिक परमिट या पास था। दस्तक का मतलब परमिट कह दो या पास कह दो। जैसे आपको अभी प्रधानमंत्री से मिलना है, आपको सेक्रेटरीट में जाना है, सचिवालय में जाना है आपको, तो सचिवालय में यूं ही मुंह उठा के नहीं जा सकते, पहले आपको उसका क्या बनवाना पड़ेगा, पास बनवाना पड़ेगा। यदि आप पुराने जमाने में यह होता था कि जैसे जोधपुर रियासत से कोई सामान जा रहा है जयपुर रियासत में, तो उसके लिए पहले आपके पास वो परमिट होना चाहिए, दस्तक होना चाहिए। उस लेटर को बोलते थे दस्तक। और इस दस्तकों से उस समय के प्राचीन मध्यकालीन जो राजस्थान था उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है दस्तक में। ठीक है जी। नेक्स्ट जो शब्द आता है परवाना। हिंदी फिल्मों में बड़े इसके शानदार गाने बने हुए हैं। परवाना, परवाना लिख रही हूं, बहुत सारे पुराने गाने। इसमें क्या होता था कि जो बड़ा अधिकारी होता था वो छोटे अधिकारी को जो लेटर लिखता था, प्रशासनिक पत्र होता था, व्यक्तिगत पत्र नहीं होता था कि भाई साहब ये पूछे कि भाई दिनू है को नहीं, ठीक है को नहीं, परिवार में स्वास्थ्य, ये प्रशासनिक पत्र होता था। इसमें निजी बातें नहीं होती थी, प्रशासनिक पत्र होता था। कौन देता था परवाने में? परवाना कौन देता था? बड़े वाला अधिकारी है, वो छोटे वाले अधिकारी को जो प्रशासनिक पत्र देता था उस शब्द को के लिए काम आया है परवाना। ठीक है जी। नेक्स्ट जो बात आई है वो है दोवर्की। क्या है दोवर्की? शब्द की बात करते हैं तो दोवर्की शब्द का मतलब है दो वर्की। दो वर्क मतलब दो वर्क, जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि वर्क का काम होता है। जैसे काजू की कतली बनाते तो ऊपर लगाते ना चांदी का वर्क लगाते, वैसे दो वर्की मतलब दो वर्क लगा हुआ। दो वर्क मतलब दो परत या दो पन्ने। वर्की का मतलब वर्क का मतलब होता पन्ना। तो दो वर्की शब्द का आया है दो परती या दो पन्ने होता है। यह आमतौर पर दस्तावेज या पत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ऐतिहासिक दस्तावेज में जिनमें दो परतें या पन्ने होते हैं, जिसमें दैनिक प्रशासन, युद्ध से संबंधित खर्चे, घायल आदि के उपचार, मतलब दो पन्नों वाले जो लेटर होते थे, और दो पन्नों वाले लेटर में ज्यादातर सामान्य बातें होती थी। सामान्य बातें क्या होती थी कि भाई साहब दैनिक रोजमर्रा के जो प्रशासन है उसमें क्या क्या काम चल रहा है, यदि कहीं युद्ध हुआ तो युद्ध में कितना खर्चा हुआ, पूरा दो पन्नों में, दो या तीन भी हो सकते थे लेकिन दो पन्नों के लिए बोला जाता है, कितने घायल हुए, इस प्रकार की सामान्य सूचनाएं जो होती थी वो दो वर्की में होती थी। एक लेटर में तो आएगा नहीं खर्चा कितना हुआ, दो पन्ने तो हो ही जाएंगे, आप याद रख लो दो पन्नों में आएगा इसकी डिटेल, तो वो होता था दो वर्की। नेक्स्ट बात आता है सियाह हुजूर। जयपुर राज्य के लिए आता है सियाह हुजूर। सियाह हुजूर क्या होता था? जयपुर राज्य से संबंधित यह पूरा लेख है जिसमें राज परिवार के खर्चे का उल्लेख सियाह हुजूर में होता है। जयपुर राज्य में इसका यूज होता था और किसके लिए यूज होता था? इसमें जो राज परिवार होता था उसके लिए दैनिक खर्चे जो होते थे उन दैनिक खर्चों को लिखा जाता था कि भाई साहब 50 रुपए की छाछ आई, 20 रुपए का दही आया, 2 बकरे कटे, ये सारी जानकारी जो होती थी वो होती थी सियाह हुजूर में। नेक्स्ट फिर एक शब्द आता है दस्तूर कोमवार। नाम से पता चल रहा है कोमवार। कोमवार का मतलब है जाति वाइज। इस दस्तूर कोमवार में ऐसा पत्र होता था, ऐसी सूचना लिखी जाती थी जिसमें राज्य के विभिन्न पदाधिकारी होते थे, जितने भी अधिकारी होते थे उनके नाम लिखे जाते थे और नाम के आगे उनकी जाति का विवरण जो मिलता था वो होता था दस्तूर कोमवार में। याद सरल शब्द है, कोमवार में होता था। और जयपुर राज्य के अभिलेखों में ये महत्वपूर्ण है, बहुत सारी लंबी श्रृंखला आती थी, जब भी अधिकारी चेंज होते थे पर दस्तूर कोमवार आता था। दस्तूर कोमवार में पूरे के पूरे अधिकारियों के पूरे बायोडेटा जो है, खासतौर से जाति वाइज जो है वो लिखे हुए होते हैं। और जातियों में तो मोटी मोटी जातियां पदाधिकारियों में होते थे उस समय, आपको सबको पता है, तो उसका उल्लेख आता था दस्तूर कोमवार में। एक आया है 68 कोड। अब 68 कोड क्या है? 68 से बना हुआ। ये भूमि के किस्म, किसान का नाम, भूमि का, जैसे मैंने बताया दस्तूर कोमवार, इसमें पदाधिकारियों का जिक्र होता था, इसका नाम ये है और इसकी जाति ये है। ऐसे जमीन का जो रिकॉर्ड होता था
उसको बोलते थे 68 रिकॉर्ड, जिसमें भूमि की किस्म होती थी, किसान का नाम होता था कि ये भूमि पर कौन कौन सा किसान है, वो खेती कर रहा है, कितनी उसकी क्षेत्रफल कितना है और कितना उसको लगान निश्चित किया है, वो होता था 68 रिकॉर्ड। ठीक है जी। और शब्द आता है, एक आता है हुकूमत बही। हुकूमत बही क्या होती थी? जिसमें राजा के आदेशों की नकल मिलती थी, फोटोकॉपी का जो काम था। हुकूमत मतलब राजा, बही का मतलब रिकॉर्ड है। तो हुकूमत बही में राजा के जितने भी आदेश होते थे उसकी नकल करके एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था कि भाई साहब 5 तारीख को राजा के ये आदेश थे, 6 तारीख को राजा ने ये आदेश निकाला, तो उसकी एकदम नकल जो की जाती थी। बहियां आपने देखी है प्राचीन समय में, अब भी चलती है कई घरों में बही, या बड़े बड़े दुकानों में अब भी चलती है। डिजिटल आ गया जमाना, लेकिन बही होती थी, बड़े लंबे लंबे कागज होते थे, उस पर सारा रिकॉर्ड लिखते थे। तो हुकूमत की बही में जो राजा के आदेश होते थे, उन आदेशों की नकल जो की जाती थी, नकल संग्रहित रखी जाती थी, रिकॉर्ड रखा जाता था, उसको बोलते थे हुकूमत बही। एक है कमठाना बही। कमठाना बही, कमठा किसको बोलते हैं भाई साहब? कमठा का मतलब होता है जहां कोई निर्माण हो रहा है, मकान बन रहा है, राजा का किला बन रहा है, उसको बोलते थे कमठा। और कमठा बही में क्या होता था कि राजप्रासाद बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है, कितनी मजदूरी दी गई, कितने आदमी आए, कितने क्या है, कितनी तनख्वाह पर रखे, कितने पत्थर आए, कितना खर्चा हुआ, वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड रखा जाता था उसका नाम होता था कमठाना बही। एक और शब्द है जिसका नाम है खतूत महाराजगान या अहलकारान। 2 शब्द देखो, ये ज्यादातर जो शब्द है वो फारसी शब्दों से उठाए गए हैं। खतूत महाराजगान की बात करो या अहलकारान द्वारा देशी शासक जो होते थे, या मराठा जो होते थे, या पिंडारी जो होते थे, या मुगल दरबार होते थे, पड़ोसी राज्यों के साथ शासन संबंधी व्यवहार होता था। एक राजा द्वारा दूसरे राजा के साथ में जो पत्र व्यवहार किया जाता था, शासन संबंधी व्यवहार होता था। खास तौर से देशी शासक, राजस्थान की बात कर रहा हूं, मराठा, पिंडारी जो थे वो मुगल दरबार या पड़ोसी राज्यों के साथ, किसी के साथ, मराठों के साथ संबंध के शासन व्यवस्था के लिए पत्र व्यवहार होता था, उसकी बात कर लो। देशी राज्यों की बात कर लो, या पिंडारियों के साथ में पत्र व्यवहार जो होता था, जिसमें शासन संबंधी व्यवहार होता था, उसका जिक्र जो होता था वो खतूत महाराजगान या अहलकारान में होता था। नेक्स्ट है वाक्या। वाक्या में क्या होता था? वाक्या में राजा और राज परिवार की विभिन्न गतिविधियां, रस्म, ये होता। वाक्या का मतलब क्या होता? सेंटेंस मान लो, वाक्य से बना हुआ है वाक्य, कोई घटना, वाक्या बोलते हैं घटना को। और इसमें वाक्या में क्या होता था कि जो राज परिवार होता था उसके अनऑफिशियल काम, मान लो आप, उनका रिकॉर्ड होता था कि यार प्रशासनिक कार्यों के अलावा भी तो राज परिवार कुछ करता होगा, कि ये मेले में घूमने गए, फिल्म देखने गए, ये आज डांस का प्रोग्राम रख लिया। तो वो जो प्रशासनिक कार्यों के अलावा के जितने भी काम होते थे उसका भी एक रिकॉर्ड रखा जाता था वाक्य में। और इसी वाक्यों को पढ़कर उस समय की वास्तव में सामाजिक परिवेश की जानकारी अपने को मिलती है। किसी राजा का वाक्य लिखा हुआ मिल जाए तो उससे उस समय के कौन कौन से त्योहार होते थे, कौन कौन से उत्सव होते थे, उस उत्सवों में किस प्रकार पार्टिसिपेट करते थे, उसकी जानकारी मिलती है वाक्य से। मोटे मोट हमने राजस्थान के प्रशासनिक शब्दावली, जो आपके पुरातात्विक स्रोत भी है, और उससे हमें मध्यकालीन राजस्थान के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उनसे संबंधित जो शब्द थे उनकी हमने चर्चा की। आशा है आपके ये सारे शब्द एक बार क्लास देखते ही आपके मोटे मोट आपको समझ में आए होंगे। एक बार क्लास वापस देखना, और आशा है इनमें से आपके कभी कोई सवाल आए तो वो आपका सही हो, कोई आपकी जिज्ञासा है, आपको इससे भी ज्यादा कोई और आपको शब्द याद आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपके कमेंट भी दूसरे पढ़े तो उनको भी आपको नॉलेज होगा। नए सेशन में फिर कोई महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए उसको लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय राजस्थान।